एवरीवन, माय नेम इज़ वंशिका ठाकुर और आज हम पढ़ेंगे अबाउट ऑटिज़्म। ऑटिज़्म क्या होता है? ये एक तरह की साइकेट्रिक कंडीशन होती है, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या होता है ऑटिज़्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें हमने लिखा है ऑटिज़्म इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दैट बिगिंस इन अर्ली चाइल्डहुड and affects communication, behavior, and social interaction. It is called a spectrum because symptoms and severity vary among individuals. ये एक तरह का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है जो कि हमारा बिगिन हो जाता है अर्ली चाइल्डहुड में, और जिसकी वजह से ये अफेक्ट करता है हमारे कम्युनिकेशन को, बिहेवियर को और सोशल इंटरेक्शन को। और इस न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। अब किस वजह से हम इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं? क्योंकि इसके जो सिम्टम्स और सीवियरिटी होती है वो हर एक इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग हो सकता है। किसी के अंदर माइल्ड, किसी के अंदर मॉडरेट, किसी के अंदर सीवियर, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? Autism can be defined by the presence of abnormal and or impaired development that manifest before the age of 3 years. जैसे अपने पीछे ही देखा था कि ये बिगिनस होता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड में, तो बिफोर द एज ऑफ 3 years, characterized by abnormalities of social development, communication and a restriction of a behavior and interest. तो जो ऑटिज़म है ये एक ऐसा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि हमारा बिफोर द एज ऑफ 3 years स्टार्ट हो जाता है, और जिसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है कि इसमें उसका सोशल डेवलपमेंट में अबनॉर्मल रहता है, कम्युनिकेशन उसका बेटर नहीं रहता है और उसका बिहेवियर और इंटरेस्ट भी नहीं अच्छा रहता है, ठीक है। अब ऑटिज़म को हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ए से होता है ऑलवेज, यू से यूनिक, टी से टोटली, आई से इंटरेस्टिंग, एस से समटाइम्स, एम से मिस्टीरियस। तो जितने भी पर्सन जिनको ऑटिज़म होता है वो हमेशा यूनिक रहते हैं, टोटली इंटरेस्टिंग रहते हैं वो लोग, और समटाइम्स मिस्टीरियस। उनके मन में क्या चल रहा होता है हमें नहीं समझ आता है, ठीक है। अब ये टर्म जो है ये फर्स्ट डिस्क्राइब की गई थी बाय लियो कैनर इन 1943, जिन्होंने इसको नाम दिया था इन्फेंटाइल ऑटिज़म। अब सेकेंड हेडिंग इसमें आएगी प्रिवेलेंस एंड इंसिडेंस। तो प्रिवेलेंस और इंसिडेंस की अगर बात करें तो ग्लोबली 100 बच्चों में से एक बच्चे में ये ऑटिज़म होता है, ठीक है। और इसके हाईयर चांसेस होने के होते हैं बॉयज़ में 4:1। अगर 4 लड़कों को हो रहा है तो एक लड़की को होता है, वहीं पे एक लड़की को हो रहा है तो अगर उनमें से 4 लड़कों को होगा। इसकी कोई भी सोशल या फिर रेशियल बाउंड्रीज़ नहीं है कि गोरों को ज़्यादा होता है या फिर कालों को कम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आता है इसका क्लासिफिकेशन। तो हम इसका क्लासिफिकेशन 2 तरह से पढ़ते हैं। एक हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू DSM-5 और एक क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू DSM-4 TR। ये हमारा न्यू वाला है और ये हमारा ओल्ड है, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू DSM-5 उसमें सिंगल अम्ब्रेला डायग्नोसिस यूज़ होती है, ठीक है। अब जो हमारा ये क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू DSM-4, इसमें ऑटिज़म को हम क्लासीफाई करते हैं अंडर परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, और इसमें हम क्लासीफाई करते हैं अंडर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। डिफरेंस समझ आया? जो हमारे न्यू वन है उसको हम सिंगल अम्ब्रेला डायग्नोसिस भी कहते हैं, और ये हमारे किसके बेसिस पे डिवाइड करता है? अकॉर्डिंग टू ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की, जैसे कि मैंने ऊपर टर्म बताई थी स्पेक्ट्रम। वहीं पे जो हमारे ये ओल्ड वाला है ये क्या, इसमें ऑटिज़म को हम क्लासीफाई करते हैं अंडर परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हैं DSM-5 के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। तो इसमें DSM-5 ने क्लासीफाई कर रखा है ऑटिज़म को बेस्ड ऑन द सीवियरिटी, ठीक है। जैसे कि हम पहला वाला है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेवल 1, जो कि हमारा माइल्ड ऑटिज़म है जिसमें रिक्वायर होता है रिक्वायरिंग सपोर्ट, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं? इसमें डिफ़िकल्टी होती है इन इनिशिएटिंग सोशल इंटरेक्शंस, वो एकदम से किसी से बात नहीं कर पाता है, ठीक है। रिड्यूस्ड इंटरेस्ट इन सोशल एंगेजमेंट, उसको लोगों से मिलना, बाहर जाने इतना पसंद नहीं होता, उसका इंटरेस्ट इसमें एकदम कम होता है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम होती है विद ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग। अगर उसको कुछ प्लानिंग करनी है कि कल उसको घूमने जाना है तो उस चीज़ की प्लानिंग नहीं कर पाएगा, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल है अपीयर्स नॉर्मल बट सोशली ऑकवर्ड।
आपको दिखने में नहीं लगेगा कि उसको ऑटिज़म हो रखा है, ठीक है? दिखने में वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ही काम करेगा, बट जब आप उससे बात करके देखोगे या उसकी देखोगे कि वो लोगों से बात नहीं करता है, बाहर नहीं जाता है, तो आपको तब धीरे-धीरे समझ आएगा कि हाँ, व्हाट इज़ द डिसीज़ कंडीशन, ठीक है? तो ये हमारा था माइल्ड ऑटिज़म, जिसमें थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है बस, ठीक है? और ये नॉर्मली अपीयर होते हैं, बट इनका सोशली ऑकवर्ड होता है। फिर आता है लेवल 2, जिसको हम मॉडरेट ऑटिज़म कहते हैं, और ये रिक्वायर करता है सबस्टेंशियल सपोर्ट। इसमें थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है। अब इसमें क्या है, मार्क डेफिशिएंट इन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ना तो वो वर्बल कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं और ना ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। इसमें भी इंटरेक्शन इनका बहुत कम रहता है। इनको आप सपोर्ट भी प्रोवाइड करोगे ना, तब भी ये इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहेंगे। इवन इवन दो जो इन्हें सपोर्ट करते हैं, ये पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई। जैसे मान लो मैं उसकी सपोर्टर हूँ, मैं उसका हर चीज़ में सपोर्ट कर रही हूँ, तो वो इंसान जिसको ऑटिज़म हो रखा है फ्रॉम मॉडरेटली, वो मुझसे भी बात नहीं करना चाहेगा, ठीक है? दूसरा रिपीटेटिव बिहेवियर, अगर आपने उसको मना करा है कि ये नहीं करना है, तो जिद्दी इंसान की तरह वही चीज़ बार बार रिपीट करके दिखाएगा। डिफ़िकल्टी कोपिंग विद चेंजेस, इनको चेंजेस बिल्कुल पसंद नहीं होता अपनी लाइफ में। मानो अगर ये डेली 10 बजे उठ रहे हैं और कल इनको कहा गया है अब आपको 9 बजे उठना है, तो इनको इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, मतलब ये हैंडल ही नहीं कर पाते, कोप अप ही नहीं कर पाते हैं विद द सिचुएशन, ठीक है? अब इसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है, स्पीक इन सिंपल सेंटेंसेस, लिमिटेड इंट्रैक्शन। सॉरी, वही बात है इनका, बोलेंगे भी सिंपल मैंने जितना पूछा उतना ही जवाब देंगे। जैसे मैंने पूछा आप ठीक है? हाँ, सिर्फ इतना, इससे ज़्यादा कुछ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, कुछ इससे ज़्यादा मुझे जवाब नहीं करेंगे, सिंपल सेंटेंस में अपना जवाब देके ख़त्म कर देंगे, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा लेवल 3, जिसमें रिक्वायर होता है वेरी सब्सटेंशियल सपोर्ट, जिसको सीवियर फॉर्म कहते हैं ऑटिज़म की, ठीक है? इसमें क्या होता है, मिनिमल रेस्पॉन्स टू सोशल इंटरेक्शन, बहुत मिनिमम रेस्पॉन्स होता है, एक्सट्रीमली डिफिकल्टी विद चेंजेस, इंटेंस रिपीटेटिव बिहेवियर, और एग्जाम्पल है डिपेंडेंट ऑन केयर गिवर्स, ठीक है? तो सब तीनों में सेम चीज़ें थी, बट क्या होता है, माइल्ड में थोड़ा कम, मॉडरेट में उससे ज़्यादा, और सीवियर में एक्सट्रीम हो जाता है। इसमें तो पर्सन डिपेंडेंट ही हो जाता है बिल्कुल केयर गिवर्स पे, ठीक है? तो ये था हमारे DSM 5 के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू DSM 4 TR, ठीक है? तो इनके अकॉर्डिंग 5 ऑटिज़म होते हैं, ठीक है? सबसे पहला आता है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, जिसको हम क्लासिक ऑटिज़म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? सिंपली ऑटिज़म होगा, इसमें क्या होगा, ऑटिज़म क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है कि सोशली इंटरेक्ट नहीं करेगा, कम्युनिकेशन में इम्पेयरमेंट हो जाएगी, बिहेवियर में इम्पेयरमेंट हो जाएगी। सेम पॉइंट इसमें लिखा है, बट इसका ऑनसेट कब होता है, बिफोर 3 इयर्स। जब एक बेबी 3 साल का होने वाला होता है, तो 3 साल से पहले जो होता है उसको हम कहते हैं ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। ऑल्सो इंक्लूड स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर। अब स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर क्या होता है, स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर को हम रिपीटेटिव बिहेवियर ही कहते हैं। मानो लगातार एक वर्ड उसने ले लिया एप्पल, वो एप्पल ही एप्पल लगातार रिपीटेडली बोले जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर। अब ये चेंज स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर सिर्फ बोलने से नहीं, अब ये रिपीटेड, मानो ज़बरदस्ती रिपीटेडली तालियां बजाया जा रहा है, टैप करे जा रहा है, ठीक है? तो ऑल दीज आर स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर। एस्पर्गर्स सिंड्रोम, ठीक है? तो इसमें भी हमारी इम्पेयरमेंट है सोशल इंटरेक्शन में, नैरो और रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़ है, नो सिग्निफिकेंट लैंग्वेज डिले, नॉर्मल इंटेलिजेंस। अब मेरी एक बात सुनो, पता है हर एक टाइप में सेम ही चीज़ है कि इम्पेयरमेंट होगा सोशल इंटरेक्शन में, बिहेवियर में और कम्युनिकेशन में, बट हर एक टाइप में मिनिमम एक एक चेंज है। जैसे कि पहला हमने पढ़ा क्लासिक ऑटिज़म, उसमें क्या था कि वो उसका ऑनसेट हो रहा है बिफोर द 3 इयर्स, ठीक है? वो एक मेन पॉइंट हमने उसके अंदर लिखा। वहीं एस्पर्गर्स सिंड्रोम के अंदर मेन पॉइंट क्या है, इसमें कोई भी लैंग्वेज डिले नहीं होता है, और इसमें उस पर्सन का जो इंटेलिजेंस होता है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है? तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो है ये वाला, कि इसमें कोई भी लैंग्वेज डिले उस पर्सन का नहीं होता है, ओके? बाकी चीज़ें सेम है, उसका इम्पेयर्ड हो जाएगा सोशल इंटरेक्शन, नैरो इंटरेस्ट हो जाएगा, एक्टिविटीज़ नहीं करेगा, सिंपल एज दैट। अब थर्ड आता है हमारा परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। इसको हम
अटिपिकल ऑटिज़्म के नेम से भी जानते हैं। अब जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है उसी के हिसाब से ये तब यूज़ करते हैं हम इसमें एक चाइल्ड को हम तब कहते हैं ये वाला ऑटिज़्म है परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, जब बच्चे का जो क्राइटेरिया है वो मीट नहीं कर रहा है किसी भी स्पेसिफिक डायग्नोसिस से, ना ही तो ऑटिज्म का दिखा रहा है क्लासिक, ना एस्पर्गर सिंड्रोम का, ना ठीक है, तो उसको हम इसमें डालते हैं। और ये लेकिन क्या आ रहा है, लेकिन उसके अंदर जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो सीवियर होने चाहिए और परवेसिव इम्पेयरमेंट, आपको इम्पेयरमेंट दिखनी भी चाहिए, ठीक है, पर आपको क्राइटेरिया ना वो इसका मैच हो रहा है, ना इसका मैच हो रहा है, ना इसका मैच हो रहा है, तो आप उन सब चिल्ड्रंस को डाल देते हो इस वाले टाइप्स के अंदर। ओके, अब हमारा आता है फोर्थ, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। ठीक है, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, इसके अंदर क्या है, इसमें नॉर्मल डेवलपमेंट रहता है फॉर इनिशियल 2 ईयर्स। अब जैसे हमने क्लासिकल ऑटिज़म में पढ़ा था कि उसमें क्या होता है, बिफोर द 3 ईयर्स उसका ऑनसेट होता है, इनिशिएशन होता है। लेकिन चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर में क्या होता है, इसमें जब तक बच्चा 2 साल तक का नहीं हो जाता है तब तक तो उसका डेवलपमेंट एकदम नॉर्मल रहता है, कुछ इम्पेयर्ड नहीं रहता है, एकदम सब कुछ नॉर्मल चल होता है। बट आफ्टर 2 ईयर्स क्या होता है, सडनली अचानक से या फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसने प्रीवियसली जितनी भी स्किल्स एक्वायर करी होती है वो सब भूलने लगता है, सब चेंजेस आने लगते हैं आफ्टर 2 ईयर्स। सीवियर रिग्रेशन भी रहता है इसमें, तो इसमें ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। बट शुरू के जो हमने 2 देखे वो सेम ही थे। 3 वाले में जो किसी का भी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है उसको हमने इसमें डाल दिया। 4th वाले में 2 साल तक नॉर्मल डेवलपमेंट रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे लॉस होता रहेगा, ठीक है। फिर लास्ट आता है हमारा रेट्स डिसऑर्डर। अब ये मोस्टली अफेक्ट करता है गर्ल्स के ऊपर। ज़्यादातर हमने क्या देखा था कि क्या रेशियो रहता है, 4:1 रहता है, ज़्यादातर हाई रिस्क होता है मेल्स को, बट रेट्स डिसऑर्डर जो है ये हमारी अफेक्ट करता है गर्ल्स को। इसमें भी पहले नॉर्मल अर्ली डेवलपमेंट रहता है, आफ्टर यहाँ पे भी रिग्रेशन होने लगता है, बट इसका मेन पॉइंट क्या है कि अफेक्ट करता है मोस्टली गर्ल्स को। लॉस ऑफ हैंड स्किल्स, हाथ की स्किल्स भी भूल जाते हैं वो, कि नॉर्मल चीज़ कैसे उठानी है, नॉर्मल क्लैपिंग कैसे करनी है, सब भूल जाते हैं वो। रिपीटेटिव हैंड मूवमेंट्स, फ्लिकिंग करते रहेंगे, क्लैपिंग करते रहेंगे, टैपिंग करते रहेंगे, ठीक है, इस तरह से करते रहेंगे, कोई भी मूवमेंट जिसका कोई मतलब नहीं है बट वो रिपीटेडली उस चीज़ को करते रहेंगे, ठीक है, ये आ जाता है रेट्स डिसऑर्डर में। तो ये 2 क्लासिफिकेशन थे जो हमने पढ़े, एक हमने पढ़ा न्यू वाला DSM-5 के अकॉर्डिंग, और एक हमने पढ़ा DSM-4 ओल्ड वाले जिसमें ये 5 क्लासिफिकेशन थे। और DSM-5 में 3 क्लासिफिकेशन थे, माइल्ड वाला, मॉडरेट वाला और सीवियर वाला। माइल्ड वाले में आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती थी, मॉडरेट वाले में आपको सबस्टेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती थी, और सीवियर वाले में आपका पर्सन जो होता था वो टोटली डिपेंडेंट हो जाता था केयरगिवर में, इसलिए उसमें और भी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती थी। फिर जब हम देखते हैं DSM-4 के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, तो हमारे 5 तरह का क्लासिफिकेशन था। पहला था हमारा क्लासिकल ऑटिज़म जिसका ऑनसेट होता था आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है, बाकी सिम्टम्स उसके सेम थे। फिर सेकंड हमारा होता था एस्पर्गर सिंड्रोम, जिसमें क्या होता था, कोई भी सिग्निफिकेंट लैंग्वेज डिले नहीं होता था। फिर थर्ड आता था हमारा परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, जिसको हम अटिपिकल ऑटिज़म भी कहते थे, और इसमें हम उन चिल्ड्रंस को डालते थे जो किसी भी क्राइटेरिया को मीट नहीं करता था बट उनको सीवियर इम्पेयरमेंट रहता था, ठीक है। फिर फोर्थ आता है हमारा चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, जिसमें नॉर्मल डेवलपमेंट रहता था 2 ईयर्स तक, फिर सिग्निफिकेंट धीरे धीरे लॉस होने लगता था और इसमें सीवियर रिग्रेशन था। फिर लास्ट हमारा आता है रेट्स डिसऑर्डर, जो कि मोस्टली अफेक्ट करता था हमारी गर्ल्स को। इसमें भी नॉर्मल अर्ली डेवलपमेंट रहता था, उसके बाद रिग्रेशन होने लगता था, और इसमें रिपीटेटिव हैंड मूवमेंट्स भी होते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉस हो जाता है ऑफ हैंड स्किल्स, ठीक है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन। इसके बाद इसकी ईटियोलॉजी है, साइकोडायनामिक्स है, इसका करेक्टरिस्टिक्स है, इसका मैनेजमेंट है, जो कि हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ओके, हाँ, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। आपको अगर ज़्यादा नंबर में आता है क्लासिफिकेशन, 10 नंबर में आता है, लॉन्ग में आता है, तो आप आर क्लासिफिकेशन भी लिख सकते हो। फंक्शनल बेसिस पे आपका आ जाएगा हाई और लो, ईटियोलॉजिकल बेसिस पे आ जाएगा सिंड्रोमिक या फिर नॉन सिंड्रोमिक, ऑनसेट बेस पे आ जाएगा अर्ली या फिर रिग्रेसिव, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और अब मिलते हैं हम फिर पार्ट 2 में। ओके।
बाय बाय।